गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। क्लियर है? इसमें हम क्या करेंगे, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हम क्या करते हैं, करंट को इंड्यूस करते हैं। किसकी हेल्प से? मैग्नेटिज्म की हेल्प से। यहाँ तक क्लियर है? हमने जो टॉपिक किया था उसमें क्या दे रखा था आपको, वहाँ पे उन्होंने दिया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि अगर मान लीजिए किसी वायर में हम करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर कर करंट क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। पहले करंट पास करते थे तो कंडक्टर के अराउंड क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। अब हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर कर करंट क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। करंट क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? अच्छा, इसके पीछे देखिए लॉजिक क्या होता है। मान लीजिए आपको एक तो कंडक्टर दे रखा है और एक दे रखी है मैग्नेट। अब अगर मान लीजिए इन दोनों की रिलेटिव मोशन होती है। रिलेटिव मोशन मतलब मान लीजिए मैग्नेट जो है वो तो स्टिल है। मैग्नेट क्या है, स्टिल है, रुकी हुई है, रेस्ट पर है। और कॉइल ले लीजिए या फिर स्ट्रेट कंडक्टर ले लीजिए, वो इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है? मैग्नेट स्टिल है और जो कंडक्टर है या फिर कॉइल है वो इसके अलोंग क्या कर रहा है, इसके अराउंड, इसके रिस्पेक्ट मूव कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, कंडक्टर या फिर जो कॉइल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होगा, अपने आप ही करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। दूसरे केस में आप जो है, जो कॉइल है या फिर स्ट्रेट कंडक्टर है उसको स्टिल कर दीजिए और इसके अराउंड, इसके रिस्पेक्ट मैग्नेट को क्या करिए, मूव करिए। मैग्नेट को क्या करिए, मूव करिए, मैग्नेट की रिलेटिव मोशन करिए। तो उस केस में भी क्या होगा, ये जो कॉइल या फिर स्ट्रेट कंडक्टर हमने एज्यूम किया है उसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्लियर है? अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बता देता हूँ। चलो देखिए, पहली कंडीशन में क्या है, when a straight wire is moved up and down rapidly between the two poles of a horseshoe magnet, then an electric current is produced in the wire. This is an example of electromagnetic induction. सही है? मान लीजिए आपको ना यहाँ पे दो मैग्नेट दे रखी हैं, या चलो एक होर्सशू मैग्नेट ले लेता हूँ। ये तो नॉर्थ पोल है और ये उसी मैग्नेट का साउथ पोल है। सही है? क्लियर है? ये मान लीजिए यू शेड मैग्नेट आपको दे रखी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर को क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। सही है? क्लियर है? तो जब भी आप इसको मूव करोगे इन एंड आउट, किसके अलोंग, मैग्नेट के अलोंग, तो इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। आगे बात समझ? क्लियर है भाई? आप मान लीजिए आपको एक मैग्नेट दे रखी है, होर्सशू मैग्नेट ले लो या यू शेड मैग्नेट ले लो, उसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से, ख़त्म कहाँ होती है, साउथ पोल पर। अब यहाँ पर आप एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लीजिए और उसको ऐसे इन आउट या अप एंड डाउन इस तरीके से क्या करिए, मूव करिए। किसमें, मैग्नेट में। तो जब तक आप मूव करोगे, जब तक ये रिलेटिव मोशन कर रहा होगा, किसके रिस्पेक्ट, मैग्नेट के रिस्पेक्ट, तो इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा है और जो स्ट्रेट कंडक्टर है, सही, जो कंडक्टर है उसको हमने क्या किया है, मूव किया है। अब मैं उल्टे का एग्जांपल लेता हूँ।
देखो पहले वाले में एग्जांपल ना दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक हॉर्स शू मैग्नेट दे रखी है, ये तो नॉर्थ पोल है उसका, और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया या कोई कॉइल ले ली। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। क्लियर है। तो जब तक ये रिलेटिव मोशन में होगा ये कंडक्टर, किसके रिस्पेक्ट, मैग्नेट के रिस्पेक्ट, तब तक इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब मैं ऊपर लेकर आऊँगा और जब मैं नीचे लेके जाऊँगा, दोनों केसेस में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा ना इसके अंदर, करंट इंड्यूस होगा। दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सही है? ये मैं अंदर लेके गया, अप डाउन, अप डाउन। तो अब के केस में जो डायरेक्शन होगी करंट की, वो जस्ट क्या होगी, उल्टी होगी के केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे कौन स्टेशनरी था, मैग्नेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉइल को स्टेशनरी कर रहा हूँ। ये मान लीजिए आपको कॉइल दे रखी है, सही है, और ये मैग्नेट दे रखी है। कॉइल तो फिक्स है, अब मैग्नेट को ऐसे इन आउट कर रहा हूँ मैं। तो जब तक ये इन आउट होता रहेगा तब तक इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होता रहेगा। किसमें, इसमें कॉइल के अंदर। इसे मैग्नेट बोल दिया था, सही है। ये मैग्नेट है और ये कॉइल है, कॉइल के अंदर ऐसे इन आउट हो रही है मैग्नेट। तो जब तक ये रिलेटिव मोशन करेगा मैग्नेट, किसके रिस्पेक्ट, कॉइल के रिस्पेक्ट, तब तक मैग्नेट के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। सही। इसमें कोई चीज़ है, मान लीजिए आप इधर लाते हो तो डायरेक्शन देख लीजिए करंट की क्या है, और जब बाहर ले आते हो तो देख लीजिए डायरेक्शन क्या है करंट की, वो दोनों क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। सही। अच्छा अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है। क्लियर है। तो वो भी आज हम कर लेंगे। तो ये आगे बात समझ बच्चों, जब भी मैग्नेट और कंडक्टर की रिलेटिव मोशन होती है, कंडक्टर ले लो या फिर कॉइल ले लो, इनकी रिलेटिव मोशन होती है, तब कॉइल या फिर कंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। सही। इस तरह से जो करंट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। क्लियर है। अच्छा इस फिनोमिना को किसने ऑब्जर्व किया था बच्चों, इस फिनोमिना को भी फैराडे ने ही ऑब्जर्व किया था। सही। द फिनोमिना ऑफ electromagnetic induction was discovered by British scientist Michael Faraday and American scientist Joseph Henry independently in 1831। सही है। इन दोनों ने एक साथ ही डिस्कवर किया था। क्लियर है। मतलब इनके बीच का जो टाइम होगा वो बहुत कम होगा, हो सकता है इनमें से किसी एक ने पहले कर दिया हो, किसी दूसरे ने बाद में कर दिया, मगर उनके बीच का टाइम इंटरवल क्या था, बहुत कम था। आप फिर भी ना एक बार एनसीईआरटी में देख लेना उन्होंने क्या लिख रखा है। उन्होंने अगर फैराडे लिख रखा है तो आप भी फैराडे ही लिख कर आओगे। सही। तो आप फैराडे ही लिख कर आना। सही। वैसे इन दोनों ने एक साथ ही, मतलब दोनों काम तो अलग अलग कर रहे थे, एक साथ ही इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर कर लिया था। मतलब थोड़ा सा ही इनके बीच में क्या था, गैप था। सही। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने इंडिपेंडेंटली इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। कौन सी ईयर में, 1831 के अंदर। ज़्यादा क्लियर है। अच्छा अब देखो दोनों जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताए थे ना, ये एक्टिविटीज़ बताई थी, उनको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहला है टू डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग अ स्ट्रेट वायर एंड अ हॉर्स टू टाइप मैग्नेट। सही। देखिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास इस तरह का सेटअप होगा। आपके पास एक हॉर्स टू मैग्नेट होगी। सही है। ये तो उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। सही। अच्छा और यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा है। सही। इस स्ट्रेट कंडक्टर को हम क्या करते हैं, ऐसे अप डाउन करते हैं। क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेट तो स्टेशनरी है और ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अप डाउन अप डाउन। क्लियर है। तो आप ये देखोगे, मान लीजिए पहले केस में मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ कंडक्टर को,
तो इस केस में करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट साइड में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्लियर है। अच्छा देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्टिविटी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, सही है। और मैग्नेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस केस में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम होता है। और अगर मान लीजिए किसी केस में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, सही है, तो उसको हम क्या करते हैं, अमीटर से चेक नहीं करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। करंट अगर बहुत कम क्वांटिटी में फ्लो कर रहा हो किसी सर्किट में, सही है, तो उसको हम किससे डिटेक्ट करते हैं, उसको हम गैल्वेनोमीटर से ही डिटेक्ट करते हैं। क्लियर है। अमीटर अगर आप लगाओगे तो उससे आपको नहीं पता लगेगा। करंट अगर बहुत कम क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा हो तो आप उसकी सिर्फ डायरेक्शन ही पता कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड उसका पता नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये वायर ले लेंगे एक है, इसके जो फ्री एंड्स हैं उसको हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। कहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है। अच्छा अब आप ये देखिए, इस कंडक्टर को मान लीजिए आप ऊपर लेकर गए, तो इसमें क्या होगा, कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होगा। उस करंट की डायरेक्शन मान लीजिए राइट साइड में, अभी किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये राइट साइड में हो रहा है। तो जब आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो डिफ्लेक्शन किस साइड होगा, लेफ्ट साइड में होगा। डिफ्लेक्शन किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो हर बार ऐसे ही होता है। हाँ हर बार ऐसे होता है। क्लियर है। अच्छा इसके पीछे ना मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए ये आपको नॉर्थ पोल दे रखा है, साउथ पोल दे रखा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी, सही। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर को जब आप अप डाउन करोगे किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होगी, शेप चेंज होगी ना। क्लियर है। जब तक इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप चेंज होती रहेगी तब तक इस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट इसके अंदर पास होगा। दोबारा समझ लो, देखिए ये आपको नॉर्थ पोल दे रखा है, साउथ पोल दे रखा है, तो इसके अलोंग क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनेगी। ऐसी तो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। क्लियर है। अच्छा अब जब आप किसी कंडक्टर को यहाँ पे अप डाउन करोगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी शेप कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज होगी, सही है। एज लॉन्ग एज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप चेंज होगी, तब तक इसके अंदर क्या होगा, कंडक्टर के अंदर करंट क्या करेगा, इंड्यूस होगा, सही है। तो यहाँ पे करंट इंड्यूस किसके कारण होता है, ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सही। अच्छा मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाके रोक देता हूँ, तो जैसे ही मैंने कंडक्टर को रोका इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप चेंज होनी बंद हो गई ना, वैसे ही इसमें करंट इंड्यूस होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। आप इसे अप डाउन करे जा रहे हो तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चेंज होती रहेगी कंटिन्यूसली, तब तक इसके अंदर करंट पास होता रहेगा। जैसे ही आपने रोका तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप क्या हो गई, फिक्स हो गई, उसके बाद तो चेंज नहीं हो रही। उस केस में इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। क्लियर है। सर ऐसा होता है कि मतलब जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले उसमें था कि मतलब आयरन जो ये हार्ड वाली होती है आयरन, हाँ वो भी आएगा इसमें। रह जाता है ऐसे, तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी रह जाती है। नहीं, ये आ गई बात समझ। अच्छा अब देखो इस केस में नीचे लेके जा रहा है तो डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है करंट का, लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो ये तो बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट है। अच्छा अब देखिए इसके बाद आता है दूसरा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू डिमॉन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग अ कॉइल एंड अ बार मैग्नेट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉइल और बार मैग्नेट का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखिए आपको एक कॉइल दे रखी है, कॉइल को हमने स्टेशनरी कर रखा है। इस कॉइल के जो फ्री एंड्स हैं उनको हमने किससे जोड़ कर रखा है, गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर रखा है। और यहाँ पर एक मैग्नेट हमने ले ली, उस मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, इन आउट कर रहे हैं कॉइल के अंदर।
तो आप ये देखोगे जब तक आप इन आउट करते रहोगे तब तक इस कॉइल के अंदर करंट क्या होगा, इंड्यूस होता रहेगा। सही। अच्छा यहाँ पे भी देखना, मान लीजिए जब आप इन कर रहे हो कॉइल के अंदर किसको, मैग्नेट को, तो उस केस में डिफ्लेक्शन मान लीजिए राइट साइड में होता है, तो जब आप आउट करोगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। आगे बात समझ। इन में अगर डिफ्लेक्शन राइट साइड में होता है तो आउट में डिफ्लेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। हर केस में जब आप डायरेक्शन नहीं वो मैं बता दूंगा, इसका नहीं फार्मूला होता है, इसका भी रूल होता है। पहले वाला कौन सा रूल था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, आप पढ़ोगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जिससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अभी तो ऐसे ही मान लो आप, बाद में इसकी जस्टिफिकेशन मिल जाएगी। सही है। अच्छा इनमें मान लीजिए डिफ्लेक्शन किधर हो रही है, राइट साइड में, तो आउट के केस में डिफ्लेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड में होगी। अच्छा इसमें भी देखिए, मान लीजिए आपने जो है मैग्नेट को कॉइल के अंदर ले आकर रोक दिया, फिर नहीं होगी पास, फिर करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है। देखो ऐसा होता क्यों है, ये मैग्नेट है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उन मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो जब आप यहाँ पे इन करोगे या आउट करोगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको कौन काटेगा, ये कॉइल काटेगा। मतलब उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होगी, शेप जो है, पैटर्न जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या होगा, चेंज होता रहेगा। इसीलिए इस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। सही है भाई। मैग्नेट को रोटेट करो या कॉइल को रोटेट करो या कंडक्टर को रोटेट करो, दोनों केसेस में क्या होगा, मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका पैटर्न क्या होता है, चेंज होता है, उसकी शेप क्या होती है, चेंज होती है। एज लॉन्ग एज मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है उसका पैटर्न या डायरेक्शन चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है सॉरी, तब तक क्या होगा, करंट क्या होगा, कॉइल या फिर स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होगा। क्लियर है। आप बाहर ले जाके रोक दो तो भी करंट नहीं पास होगा, अंदर ले जाके रोक दो तब भी करंट पास नहीं होगा। जब तक आप इन आउट करते रहोगे तब तक इसमें क्या होगा, करंट पास होता रहेगा। क्लियर है। अच्छा स्पीड अगर आप बढ़ा दोगे तो करंट और ज़्यादा पास होगा। सही है। हम हाथ से यहाँ पे करते हैं इसलिए करंट क्या होता है, यहाँ पे करंट कम पास होता है। अगर आपको करंट बढ़ाना है तो उसके तरीके भी मैं आपको बता दूंगा। करंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको बढ़ाना है, सही है, तो उसका भी तो कोई ना कोई, हाँ वो बता दूंगा मैं भी, आ जाएगा। सही है। अब देखो बाहर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखो ये आ गया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा, दोनों एक्सपेरिमेंट से, पहला तो ये पता लग रहा है अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड रिलेटिव टू अ फिक्स मैग्नेट। सही है। इन्होंने कहा करंट कब इंड्यूस होगा, तब आप अगर मान लीजिए मैग्नेट को आप फिक्स कर देते हो और कॉइल को रिलेटिवली मूव करते हो मैग्नेट के अलोंग, तो उस केस में क्या होगा, करंट क्या है, कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा। यहाँ पर हमने मैग्नेट को क्या किया है, फिक्स किया है, कॉइल या फिर जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं। दूसरा केस, अ करंट इज आल्सो इंड्यूस इन अ फिक्स कॉइल व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं, कॉइल या फिर स्ट्रेट कंडक्टर को तो फिक्स रख रहे हैं और मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, उसके अलोंग मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन में रख रहे हैं। उस केस में भी करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। पहले केस में मैग्नेट फिक्स की हुई है, कॉइल या फिर स्ट्रेट कंडक्टर को मूव कर रहे हैं। दूसरे केस में हमने क्या कर रखा है, कॉइल या फिर स्ट्रेट कंडक्टर को फिक्स कर रखा है और मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, रिलेटिवली मोशन में ला रहे हैं, रिलेटिव मोशन में ला रहे हैं इनके अगेंस्ट। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, करंट जो है वो इंड्यूस होगा किसके अंदर, कॉइल या फिर स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर। अच्छा आगे, नो करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी। अगर मान लीजिए मैग्नेट और कॉइल दोनों स्टेशनरी हैं तो उस केस में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। मतलब कोई ना कोई एक मोशन में होना चाहिए, या तो मैग्नेट हो या फिर कॉइल या फिर स्ट्रेट कंडक्टर हो, तभी उसके अंदर करंट क्या होगा, कॉइल के अंदर या स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होगा। अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। सही है। अच्छा आगे, व्हेन द है, हाँ तब भी होगा है, नहीं कई बार पता क्या होता है, दोनों को मूव करते हैं तो कई बार उनकी शेप चेंज नहीं होती है। किसी एक को मूव कर रहे हो तो पक्का है कि शेप चेंज होगी।
इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उसकी शेप कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए, चाहे आप जैसे मर्जी करो। सही है। तो उसके दो ही तरीके हमें पता लगते हैं, मैग्नेट फिक्स, कॉइल या फिर स्ट्रेट कंडक्टर को घुमाओ, या फिर उल्टा, कॉइल या फिर स्ट्रेट कंडक्टर फिक्स और मैग्नेट को उसके अलॉन्ग घुमाओ। सही है। अच्छा, ये कहते हैं अगर मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ मोशन आप रिवर्स करते हो तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्लियर है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट देखिए, ये लास्ट पॉइंट है कि आप जो इंड्यूस करंट है उसका मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ा सकते हो। इंड्यूस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे बढ़ा सकते हो। उसका पहला तरीका है बाय वाइंडिंग अ कॉइल ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब कॉइल की जगह आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर लो, कॉइल की जगह क्या यूज़ कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर लो, तो अपने आप ही करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल के अंदर जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उसको बढ़ा दो, कॉइल के अंदर जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उसको आप क्या करो, बढ़ा दो। उससे भी क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ा देते हो तो उस केस में भी क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। आगे बाय इंक्रीजिंग द स्पीड और रोटेशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट, या फिर कॉइल और मैग्नेट जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं, जिस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं उसको बढ़ा दो, उससे भी क्या होगी, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ाने का क्या क्या तरीका है, पहला कॉइल की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करो, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल के वो बढ़ा दो, तीसरा स्ट्रेंथ जो है मैग्नेट की वो बढ़ा दो, फोर्थ जो स्पीड है रोटेशन की, सही, स्पीड ऑफ रोटेशन किसकी, कॉइल और मैग्नेट, वो बढ़ा दो। उस केस में भी क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे मान लो ये है, ये कॉइल है, अब ये मैग्नेट को मैं इन आउट कर रहा हूँ, तो इन आउट की स्पीड अगर आप बढ़ा दोगे तो करंट की जो है मैग्नीट्यूड वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। जो इंड्यूस करंट हो रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक नॉर्थ पोल दे रखा है, साउथ पोल दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अप डाउन कर रहा हूँ, किसको, कंडक्टर को। अब मान लीजिए इसकी स्पीड अगर आप बढ़ा दोगे, किसकी, कंडक्टर के अप डाउन की, तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये आगे बात समझ बच्चों। अच्छा, अब देखो इसके बाद आता है आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सही है। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा है, जब भी कॉइल, सही, कॉइल या फिर स्ट्रेट कंडक्टर रिलेटिवली मूव करते हैं, किसके अलोंग, मैग्नेट के अलोंग। मैग्नेट और कॉइल की अगर मान लीजिए रिलेटिव मोशन है तो उस केस में कॉइल के अंदर क्या होगा, मैग्नेट करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा ना। उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए क्या आता है बच्चों, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आता है। क्या आता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सही है। अच्छा, लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या लिखा था, FVI लिखा था ना, यहाँ पर MBI लिखेंगे, मतलब F की जगह M आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ है, बाकी क्या है, एज इट इज़ है। और यहाँ पे M का मतलब क्या है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे F मतलब द फोर्स, B मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, I डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पर M का मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर है, B का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और I का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट मतलब जो हम करंट खुद बना रहे हैं। यहाँ पे करंट बनता है, यहाँ पर करंट को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे करंट बन रहा है। सही है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जो राइट हैंड है उसकी थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। क्लियर है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं ताकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। सही। थंब के ऊपर तो M लिख लो, फोर फिंगर के ऊपर लिख लो B,
और मिडल फिंगर के ऊपर लिख लो आई। थोड़ा मुश्किल है मगर लिख लो, सही है। वहाँ पर क्या था, FBI था ना, यहाँ पर क्या होगा MBI, यहाँ पर क्या होगा MBI। तो थंब के ऊपर M, MBI, सही है। आगे समझ। चलो अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आप अपना जो है ना राइट हैंड, उसके थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच कर लो ताकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, ताकि क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। अब इस केस में मान लीजिए आपकी जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही है। और थंब किसकी डायरेक्शन शो करता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो इस केस में हमारी जो मिडल फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन शो करेगी, वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन शो करेगी। तो वो जो मैग्नेट वाले की लेंगे। यहाँ की बात समझ क्लियर है। तो अब देखिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, होल्ड द थंब, द फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, सही है। एडजस्ट योर हैंड इन सच ए वे डेट forefinger points in the direction of magnetic field and the thumb points in the direction of motion of conductor, then the direction in which the center finger points gives the direction of induced current in the conductor। एक और दोबारा समझ लो, हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, सही, ताकि जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन शो करे, मैग्नेटिक फील्ड की, और मोशन ऑफ द कंडक्टर को कौन शो करे, थंब। तो इस केस में जो मिडल फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन शो करेगी, वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन शो करेगी। हाँ जी बोलो। सर जो मोशन है ये हम जो शो कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ऐसे जाती है, जाता है ना, हाँ। तो देखो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे इधर घूम रहा है तो ऐसे रखोगे, इधर घूम रहा है तो ऐसे करोगे, हाथ को तो करना पड़ता है ना मैनिपुलेट। दोनों तरफ एक साथ जाता है ना, तो अगर इधर जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकलेगी करंट की, हाँ। अगर इधर जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। सामने ऐसे, ये तो तुम्हारी हेडेक है, इसको इधर कैसे लेके जाओगे, इधर कैसे लेके जाओगे, ऊपर कैसे लेके जाओगे, नीचे कैसे लेके जाओगे, वो तुम्हारी हेडेक है। क्लियर है। ये बच्चों डायग्राम देख लेना आप लोग, सही है। अच्छा इसको ना हम डायनेमो रूल भी बोलते हैं, इसे हम बच्चों डायनेमो रूल भी बोलते हैं, सही है। जो पिछला था उसे हम क्या बोलते थे, मोटर रूल ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ आ जाएगा अभी, इसका करने है हमने क्वेश्चन। अच्छा अब देखो इसके बाद आता है AC और DC करंट, सही है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, सही है। तो पहले ना मैं आपको इसका बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जो सेल और बैटरी में करंट होता है उसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे पिछले रूल के ना, सही है। देखो डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, जो सेल और बैटरी से करंट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, जो हमारे घरों में करंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, सही। सेल बैटरी वाला करंट DC, और जो हमारे घर में आता है जिसे हमारे पंखे ट्यूबलाइट वगैरह चलते हैं उसे क्या बोलते हैं, AC करंट, सही। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो DC होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है, ये हमें शॉक नहीं मारता, इससे हमें बिजली का झटका नहीं लगता। बिजली का झटका किससे लगता है, हमें अल्टरनेटिंग करंट से लगता है, AC से लगता है, सही है। अच्छा इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो बहुत कम होता है, इसका मैग्नीट्यूड जितना मर्जी बढ़ा लो, इसका मैग्नीट्यूड जितना मर्जी बढ़ा लो, सही है। ये मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये है
कि जो डीसी करंट होता है ये सेल और बैटरी से प्रोड्यूस होता है, जो कि हमें बिजली का झटका नहीं मारते, सही। और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है। एसी कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो हमारे घरों में आता है, जिससे हमारा एसी चल रहा है, फ्रिज चल रही है, ट्यूबलाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, वो सारे एसी होते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये इससे लगता है बिजली का शॉक, जो करंट लगता है ना वो इससे लगता है, डीसी वाले से नहीं लगता। सर अगर बढ़ाएं क्लियर है। बैटरी ज़्यादा बैटरी करके, नहीं, ऐसा होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा करंट आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, कितनी बड़ी बैटरी ले आओगे। क्लियर है। अरे उसे छोड़ो, वो बाद में बताऊंगा तुम्हें, पहले मेन समझ लो तुम। क्लियर है। तो अच्छा, अब देखो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, जो बिजली का झटका लगता है वो इसी से लगता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें आप जितना मर्जी मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हो, बड़े आराम से बढ़ जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती इसमें। अच्छा, डीसी करंट जो होता है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने में दिक्कत होती है। डीसी करंट आप यहाँ बनाओ, यहाँ से सोचोगे कि हम दुर्गापुरी पहुँचा देंगे, वो बहुत मुश्किल होता है, सही। एसी करंट तो बहुत आसानी से पहुँच जाता है। एसी करंट तो बल्कि इंडिया से जो बिजली बनती है वो भोपाल, दिल्ली में जो बिजली बनती है वो भोपाल, यूपी, सही है, तमिलनाडु, वहाँ तक पहुँचा दो, सही। दिल्ली की बिजली इवन भूटान भी जाती है। क्लियर है। इसमें ज़्यादा इजी करना चाहिए। नहीं, डीसी में होता है वो, होना वो बाद में बता दूंगा। क्लियर है। एसी करंट बहुत दूर दूर जाता है, तुमने देखा होगा बिजली के जो खंभे होते हैं वो एसी के ही तो होते हैं, डीसी के नहीं होते हैं, सही है। क्लियर है। अच्छा, फिर डीसी का क्या फ़ायदा होता है, डीसी का फ़ायदा ये होता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वो डीसी से होती है, एसी से इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था ना हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वाटर में जब हम करंट पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं किसकी हेल्प से, करंट की हेल्प से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, सही। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है किससे होती है, डीसी से होती है, एसी से नहीं होती है। अच्छा, अब देखो सबसे मेन डिफरेंस, क्लियर है। जो सबसे मेन डिफरेंस है, मैंने आपको वो डिफरेंस बताए हैं जो आपने देखे हैं, ये डिफरेंस नहीं देखा है। क्लियर है। ये थोड़ा मुश्किल भी है समझने में। देखिए, इफ़ द करंट फ्लोज इन ओनली इन वन डायरेक्शन, अगर मान लीजिए करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो क्या कहलाता है, डीसी करंट कहलाता है। अगर करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। आपको मैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझाऊंगा, सही। वहाँ पर आप देखोगे करंट जब इंड्यूस होता है तो किस केस में उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, किस केस में उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। वहाँ से आपको पता लगेगा जी, करंट ऐसा भी होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, और करंट ऐसा भी होता है जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो। तो वहाँ से आपको एसी और डीसी का मेन डिफरेंस पता लग जाएगा। क्लियर है। अच्छा, जो आप जनरली देखते हो भाई, सेल और बैटरी में जो करंट होता है वो कौन सा होता है, डीसी होता है। एसी कौन सा होता है, जो हमारे एसी, फ्रिज, ट्यूबलाइट, पंखा जिससे चलता है वो एसी करंट होता है, सही। डीसी करंट जो होता है ना, इसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ाना मुश्किल होता है, एसी का जितना मर्जी मैग्नीट्यूड बढ़ा लो। डीसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, एसी को तो हम दूर से ही दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर है। हमारे यहाँ पे जो बिजली आ रही है वो यहीं थी ना बन रही होगी आसपास, वो कम से कम 10-20 किलोमीटर दूर से आ रही होगी, हो सकता है 100 किलोमीटर दूर से आ रही हो। क्लियर है। हो सकता है 500 किलोमीटर दूर से आ रही हो, सही है। इसमें खर्चा किस चीज़ का होता है, सिर्फ उसका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो खंबे चाहिए होते हैं, देखे होंगे तुमने, सीमेंट के खंबे लगे होते हैं, और बिजली की तारें चाहिए, सही। अच्छा, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इससे आप इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते, डीसी से इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो। ये तो वो डिफरेंस है जो आप जनरली देखते हो, सही है। अच्छा, अब ये जो मेन डिफरेंस है इनमें वो आपने जनरली नहीं देखा, वो क्योंकि जब आप जनरेटर की वो देखोगे ना वर्किंग, कि जनरेटर किस तरीके से करंट इंड्यूस करता है, कैसे करंट बनाता है, तो उसमें आप देखोगे एक केस में तो डायरेक्शन चेंज हो रही होगी करंट की, एक में नहीं हो रही होगी। तो जिसमें डायरेक्शन चेंज होती है उसे तो हम बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, जो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीसी, सही। इसके लिए आपको जो है नेक्स्ट क्लास तक वेट करना पड़ेगा, वहाँ पर हम मोटर की और जनरेटर की, सही, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझेंगे। क्लियर है। अभी बस आप एज्यूम कर लो कि डीसी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है
और AC की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो देखिए, इफ़ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, DC लिख देते हैं। क्लियर है? द करंट विच वी गेट फ्रॉम अ सेल और अ बैटरी इज डायरेक्ट करंट। सही है? इसे हम डायरेक्ट करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास तक वेट करना पड़ेगा, सही है, कि किस तरीके से फ्लो कर रहा है वो देखने के लिए। आगे समझ? अच्छा, अब देखो होता क्या है, जो AC करंट होता है, इफ़ द करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम it is called alternating current. Alternating current is written in short form as AC. सही? Most of the power station in India generate alternating current. जो हमारे घरों में बिजली आती है कहाँ से, पावर स्टेशन से, वो क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस इन इंडिया रिवर्स इज डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड। सही है? देखो भाई, 1 सेकेंड में हमारे यहाँ पे जो AC करंट आ रहा है वो 1 सेकेंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। 100 बार क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। क्लियर है? वो आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जब पढ़ोगे ना जनरेटर की, तभी आपको समझ आएगा। अभी तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो DC होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, ये फिक्स इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता रहता है। हमारे इंडिया में जो करंट आता है, AC करंट आता है, वो 1 सेकेंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज कर लेता है। वो कहता रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में समझ आएगा आपको। अभी तो आप एज्यूम कर लो बस, करता है। यहाँ की बात समझ? AC के अंदर क्या होता है, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो कभी फिक्स नहीं होते हैं। DC में हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। DC में हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसके तो चेंज होते रहते हैं ना। क्लियर है? अच्छा देखो, अगर आपको वो करना है, एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डैट अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही? इसको आप दूर डिस्टेंस तक इजीली क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सही है? बोथ AC एंड DC कैन बी यूज फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग पर्पसेस, बट रेडियोज एंड टेलीविजन एटसेट्रा नीड्स अ DC सप्लाई। क्लियर है? रेडियो वगैरह को क्या चाहिए होता है, DC सप्लाई चाहिए होती है। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लीजिए आप रेडियो को AC करंट से भी कनेक्ट कर रहे हो, तब भी उसके अंदर क्या होता है, एक कन्वर्टर लगा होता है। वो कन्वर्टर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। सही है? आप कहो जी हम तो अपने रेडियो को उससे चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कन्वर्टर लगा होता है। वो क्या करता है, AC को लेकर उसको DC में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो, AC और DC का जो मेन डिफरेंस है ना, वो आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़कर ही समझ आएगा। अभी तो आपने एज्यूम कर लिया ना कि भाई डायरेक्शन DC में चेंज नहीं होती, AC में होती है। मान ही तो रहे हो, इसमें आप होते हुए देख लोगे। इसकी जब आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको मोटर और जनरेटर दोनों की जो है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ा दूंगा। क्लियर है? तो अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन थी, उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई हुआ था, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ना, तो उसको हम डायनेमो रूल भी बोलते हैं। सही है? अच्छा, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाता हूँ तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है। सही है? इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कौन सा था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था। उसको मोटर रूल भी बोलते हैं। तो कभी वहाँ पर लिखा आ जाए जी मोटर रूल लिखो, तो आपको आपने तो कराया ही नहीं था, तो उसका मतलब क्या है, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूछ रहा है। अगर कोई जी कहे डायनेमो रूल क्या होता है, तो उसके लिए क्या लिख कर आओगे आप, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लिख कर आओगे। सही है? दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें FBI होता है लेफ्ट हैंड रूल में, इसमें MBI होता है।
उसमें FBI होता है, इसमें क्या होता है MBI। क्लियर है? तो ये इनमें क्या है बेसिक डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है मोटर और जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ लेंगे, उससे आपको AC और DC भी एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा।